हेलो, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा करियर विजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। एमपीपीएससी 2022 प्री के लिए डेट्स आ चुकी हैं और आज से फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट एमपीपीएससी का टारगेट लेकर के चल रहे हैं उनमें से कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि यूनिट नंबर 7 को लेकर के वीडियोस बनाए जाएं, सभी टॉपिक्स को जो कवर कर दें। तो हमने इसी यूनिट नंबर 7 को लेकर के सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने का प्लान बनाया है। वो आपको 1 बाय 1 करके यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आज कि यूनिट नंबर 7 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। तो देखते हैं यूनिट नंबर 7 जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। ये हमें पढ़ना है। इसके अंदर हमें फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री के भी पढ़ना पड़ेंगे सिद्धांत। तो हमारा सबसे पहला लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के ऊपर, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस के ऊपर। सेकेंड हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान यानी कि इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड देयर अचीवमेंट्स, सैटेलाइट्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता, यानी कि एनवायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा पारिस्थितिकीय तंत्र, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट रहेगा आपका पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, यानी न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट आता है मानव शरीर संरचना, यानी ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी। इसके बाद आता है कृषि उत्पाद टेक्निक, यानी कि एग्रीकल्चर फूड टेक्निक या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्निक। नेक्स्ट आता है खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि फूड प्रोसेसिंग। स्वास्थ्य नीति, यानी कि हेल्थ पॉलिसी, स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी हेल्थ प्रोग्राम्स। प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन। प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज आर डिसास्टर। एंड प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो यूनिट नंबर 7 के हैं जो हमें कवर करने हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम स्टार्टिंग में सबसे पहला टॉपिक देखेंगे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। इसके अंदर हम देखेंगे न्यूटन की गति के नियम, जूल के नियम। इसके अलावा अपन देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का। हम देखेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है, हुक का नियम। ऐसे कई सारे जो नियम हैं हम उनको देखेंगे। तो आज हम देखेंगे पहले फिजिक्स यानी कि भौतिक के सिद्धांत कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे इसमें आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भौतिकी के सिद्धांत। भौतिकी के सिद्धांत में भी हम सबसे पहले आज हम लेंगे न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। तो आपको सबको पता होगा न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। हम उन तीनों नियमों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम न्यूटन ने क्या दिया था, तो न्यूटन का सबसे पहला जो नियम था वो ये था कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये क्या मतलब हुआ इसका कि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। क्या कहना चाहते हैं ये, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लो कि ये बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो बोर्ड यहीं कहीं पड़ा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि मैं चला गया तो बोर्ड कीर्तन करने लग जाए, नाचने लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब जब तक इस बोर्ड को या तो हिलाया नहीं जाए तब तक ये हिलेगा नहीं, यानी कि अगर ये स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाया जाता है। ये था न्यूटन का पहला नियम। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जड़त्व का नियम किसका है, तो हम बोल सकते हैं जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन की गति का पहला नियम है, ठीक है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम के। कई सारे एग्जाम्पल्स में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि रेलगाड़ी अगर मान लो चल रही है या हम बस में बैठे हुए हैं, अगर हम बस में बैठे हुए और बस अचानक से चलती है तो आपने देखा हो कई यात्री जो है पीछे की ओर धक्का खा जाते हैं। अब ये प्रश्न उठा कि पीछे की ओर धक्का खाया क्यों, क्योंकि
जब तक बस खड़ी थी तो हमारी सबकी जो बॉडी, जो उसके अंदर बैठे हैं पैसेंजर, उनकी बॉडी भी क्या रहती है, स्थिर रहती है। मगर जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमारे पैर या हमारा जो हिस्सा बस के कांटेक्ट में है वो तो बस के साथ गति में आ जाता है, मगर जो हिस्सा बस के साथ कांटेक्ट में नहीं होता है वो वहीं रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे रह जाता है और बाकी हिस्सा आगे चला जाता है, यानी यात्री पीछे की ओर धक्का खा जाता है। इसी प्रकार हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि अचानक बस चल रही थी और अचानक रुक जाए, चलती हुई बस यदि अचानक रुक जाए, ब्रेक मार दे ड्राइवर, तो सबके सब आगे की ओर गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हिस्सा बस के कांटेक्ट में होता है वो तो ब्रेक लगने के साथ ही स्थिर अवस्था में आ जाता है, मगर ऊपर की जो बॉडी है जो कांटेक्ट में नहीं है वो गति में ही रहती है। इसलिए जैसे ही ब्रेक मारा तो बॉडी गति में है तो वो तो आगे आ जाती है, और जो हिस्सा बस के कांटेक्ट में था वो वहीं स्थिर हो जाता है, इसलिए सारे के सारे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। इसी तरीके से कंबल को अगर हम छड़ी से पीटते हैं तो उसके अंदर धूल के जो कण होते हैं वो झड़ जाते हैं, ये भी उसका एग्जाम्पल है। आप एक ग्लास ले लें, ग्लास के ऊपर एक आपका जो प्लेइंग कार्ड होता है, ताश का पत्ता, वो रख दें, उसके ऊपर एक सिक्का रख दें, और अगर ताश को आप तेजी से खींचेंगे तो सिक्का सीधे ग्लास में जाकर गिर जाता है। ये भी न्यूटन की गति का पहला नियम का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप पेड़ को हिलाओ तो जो पके हुए फल वगैरह हैं वो गिर पड़ते हैं नीचे की ओर, ठीक है ना। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये न्यूटन की गति के पहले नियम के एग्जाम्पल है, ठीक है। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर, दूसरे नियम की ओर। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, यानी संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। बल के समानुपाती, बल के समानुपाती कौन? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। इससे हम कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल dp बाय dt, यहां P को हम बोल सकते हैं संवेग। अब यहां पे दो चीजें आती है, एक तो आता है कि बल क्या है, एक आता है संवेग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बल की बात कर लेते हैं कि बल होता क्या है। तो एक्चुअल में बल क्या है? बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी भी स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है, या कोई वस्तु अगर गति में है तो उसको स्थिर कर सकता है, या किसी वस्तु की आकार या आकृति में परिवर्तन भी ला सकता है। जैसा अपन बोलते हैं एक दूंगा तेरा थोबड़ा चेंज कर दूंगा, इसका मतलब क्या हो भाई, ऐसा बल लगाऊंगा कि मैं पूरा आपका हुलिया चेंज कर दूंगा। तो ये भी एक बल है। तो बल क्या है? बल एक कारक है, एक ऐसा फैक्टर है जो स्थिर वस्तु को गति में ला सकता है। कोई वस्तु पड़ी है, जाके लात मार दो गति में आ जाएगी, है ना, तो आपने बल लगाया उसके ऊपर। कोई वस्तु गति में है तो आप उसको रोक सकते हैं, यानी स्थिर वस्तु को गति में ला सकते हो, गति वाली वस्तु को स्थिर भी कर सकते हो, किसी वस्तु का आकार बदल सकते हो या आकृति भी बदल सकते हो। तो बल समझ में आ गया होगा कि एक कारक है। इसके बाद आता है संवेग क्या है? तो संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग, ठीक है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो कहता है किसी भी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। और इसके अलावा ये कहता है कि संवेग परिवर्तन भी उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि संवेग परिवर्तन किस दिशा में होता है, तो हमें बोलना है संवेग परिवर्तन उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। क्लियर? अब इस नियम का जो है यूटिलाइजेशन और क्या हो सकता है, इसका एक और फॉर्म आप ये भी लिख सकते हो, F बराबर ma। ये दो फॉर्म हम इसके लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल dp बाई dt और F बराबर ma। द्रव्यमान और a का मतलब होता है त्वरण, एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन। m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब होता है त्वरण। अब इसका इस्तेमाल कहां होता है? इसका इस्तेमाल सेकंड नियम का कहां कहां होता है, इसका उपयोग क्या क्या देखते जरा हम अनुप्रयोग। जैसे आपने देखा होगा सर्कस के कलाकार जो हैं वो नेट के ऊपर कूदते हैं तो उनको लगती नहीं है। अगर आप मान लो सीधे बिना नेट के कूद पड़े तो उनको अपने को समेटना पड़ेगा पूरी बॉडी को उसकी। तो ऐसा क्यों होता है कि नेट पर हम कूदें तो हमें कुछ नहीं होगा, और अगर पक्के फर्श पे कूद जाए तो लग जाएगी। नेट पर जब वो कूदता है व्यक्ति तो नेट दबती है। दबती है इसका मतलब कुछ समय लेती है, यानी कि कुछ जो टाइम पीरियड होता है उसको स्थिर अवस्था में आने का वो बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ जाता है यानी dt की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो जो बल होता है वो कम हो जाता है, यानी उसे चोट नहीं लगती है, ठीक है ना। जैसे मान लो ग्लास, अब ग्लास मान लो मेरे से छूट जाए और फर्श पे गिर जाए, तो पक्के फर्श पे गिरेगा तो ग्लास टूटेगा, कांच का ग्लास है तो टूटना ही है उसको।
और अगर मान लो वो कच्चे फर्श पे गिरे या गद्दे के ऊपर गिर जाए तो तब तो नहीं फूटेगा वो। क्यों नहीं फूटेगा? क्योंकि जब वो गद्दे के ऊपर गिरेगा ग्लास तो वो कुछ दबेगा, कुछ समय लगेगा उसको स्थिर अवस्था में आने में। यानी वापस वही बात हो गई, समय अगर बढ़ेगा तो बल कम हो जाएगा, यानी उसके ऊपर बल कम लगेगा, बल कम लगेगा तो टूटेगा नहीं। सिंपल है ना। और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? एक मैंने बता दिया कूदने वाला एग्जाम्पल, कप प्लेट का बता दिया मैंने आपको। एक और केंच वाला आप समझ सकते हो, जो क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं तो जो केंच पकड़ते हैं तो सीधा अगर मान लो केंच आया तो ऐसे नहीं पकड़ा उन्होंने, उसको ऐसे पकड़ा उन्होंने, ऐसे। ये ऐसे करने से क्या हुआ कि जब वो यहां से पकड़ना स्टार्ट हुआ और पकड़ते पकड़ते उसने यहां के उसको कैरी किया, तो ये जो समय लगा है इसमें dt की वैल्यू बढ़ा दी। dt की वैल्यू बढ़ा दी तो बल की वैल्यू कम हो गई, यानी उसके हाथों में चोट कम लगी। यानी कितने समझदार लोग थे कैच करने वाले भी, पहले से दिमाग लगा लेते इतना समय लगाएंगे बल कम लगेगा, है कि नहीं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के। अब चलते हम लोग तृतीय नियम की तरफ। न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन गति का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर नहीं लगती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला मैंने? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही वस्तु पर नहीं लगती है। ठीक है, ये याद रखना, आपको नोट कर लेना। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हम चलते हैं तो हम जो चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पांव से जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं, पैरों से अंगूठे से हम उसको जब पंजे से पीछे धक्का देते हैं तो हमें आगे की ओर फोर्स लगता है। यानी हमने क्रिया की इधर और प्रतिक्रिया हुई आगे की ओर। तो हमारा जो चलना है वो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। कुएं से पानी की बाल्टी खींचे आप, कुएं से जब पानी से भरी बाल्टी खींचेंगे और अचानक रस्सी टूट जाती है तो हम पीछे गिर जाते हैं। ये भी न्यूटन गति का तीसरा नियम है। बंदूक से आप अगर गोली छोड़ेंगे तो गोली जाएगी आगे और धक्का लगेगा पीछे, हमें झटका लगेगा। ये क्या हुआ? क्रिया, और ये झटका क्या हुआ? प्रतिक्रिया। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करती है। क्लियर है बात? मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी बता दिए आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा कुछ बेसिक बातें मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया, तो वो भी हम देख लेते हैं कि भौतिकी क्या थी। क्योंकि शुरुआत तो कर दी हमने साइंस और टेक्नोलॉजी, फिजिक्स के मूलभूत सिद्धांत में आ गए और हमने न्यूटन गति के 3 नियम पढ़ लिए। भौतिकी क्या है? तो भौतिकी के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं आप कि भौतिकी क्या है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, यानी फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि नेचर और नेचुरल इवेंट्स का जो है स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। अब नेचर में तो बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, है ना। नेचर में क्या आता है? प्रकाश आ जाता है, नेचर में ऊष्मा आ जाती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, चुंबक के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो विज्ञान का जो क्षेत्र है भौतिक विज्ञान का, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें हम सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं? तो सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन जो हैं वो भौतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक। और यदि हमसे ऐसा पूछ लिया जाए कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, उनके पिता कौन है भाई, तो फिर उसके आते हैं गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। और केवल हमसे पूछा जाए कि भौतिकी का जनक कौन है, तब हम बोलेंगे सर आइजैक न्यूटन भौतिकी के जनक हैं। अब चलते हैं हम आगे। न्यूटन गति के तीनों नियम पढ़ने के बाद संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? यह कहता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, यदि किसी निकाय पर, निकाय का मतलब सिस्टम कोई भी हो सकता है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उसका कुल रेखिक संवेग संरक्षित रहता है। कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ऐसा ही कहता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि F बराबर dp/dt। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। यह कहता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो, यानी F को यदि मैं 0 कर देता हूं, F को मैं क्या कर देता हूं? 0 न लग रहा हो, तो उसका संवेग संरक्षित रहता है।
dp बाई dt क्या हो गया 0। अब देखो इसका अर्थ क्या है, इस राशि का अर्थ होता है संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन। ये इसका अर्थ है, संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन या संवेग में समय के साथ परिवर्तन की दर। संवेग में समय के साथ परिवर्तन की दर बोल सकते हैं या बोल सकते हैं संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन। अब किसी भी राशि का अगर अवकलन शून्य होता है तो हम उस राशि को अचर मानते हैं। यहां संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन शून्य आ रहा है, इसका मतलब संवेग क्या है, अचर है, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। तो क्या कहता है संवेग संरक्षण का नियम, यही कहता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है, यानी स्थिर रहता है या अचर रहता है। यही है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और इसका जो इस्तेमाल है, उपयोग है, वो विशेषकर आप याद रख लें, रॉकेट नोदन में इसका उपयोग होता है। रॉकेट नोदन, रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन यानी रॉकेट नोदन में रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो गैसें बाहर की ओर निकलती है और रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। क्रिया की प्रतिक्रिया यानी न्यूटन का तृतीय नियम यहाँ पे लगता है। और इसका जो सिद्धांत पूछा जाए कि रॉकेट नोदन का सिद्धांत क्या है, तो हमें बताना पड़ेगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक। और एक और इसमें पढ़ लेंगे, दो बराबर संवेग वाली गेंदों का परस्पर टकराकर अचानक रुक जाना। दो वस्तुओं का संवेग बराबर हो और जब वो आपस में टकरा करके रुक जाती है, ये भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ये दो एग्जाम्पल आपको इसमें याद रख लेना है। इसके बाद चलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, ये सब नोट करते जाइएगा आप लोग। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब ये क्या कहता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या कहता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। देखो, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, पूरे आप बोल सकते हैं कि प्रकृति में कोई भी दो पिंड ले लो, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, एक पिंड मान लिया मैंने m1 द्रव्यमान का, दूसरा पिंड मान लिया मैंने m2 द्रव्यमान का। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो दूरी है मान लेता हूं r है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहता है कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल, क्योंकि देखो गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण ही है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। ठीक है, तो प्रकृति में कोई भी दो पिंड होते हैं सदैव आकर्षित करेंगे, कभी प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। ठीक है, तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इसको मिला दिया जाता है तो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इस समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो एक नियतांक कैपिटल जी जोड़ देते हैं, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, यहां जी जो है ये विशेष याद रखेंगे, जी जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका जो मान होता है 6.67 गुणित 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। ये विशेषकर आप याद रख लें। और इसका मान सर्वत्र एक जैसा ही होता है, यानी समान होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपने सुना, समझ लिया कि प्रकृति में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इसे कंबाइन कर लिया जाए तो हमें फार्मूला मिलता है F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कई लोग कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, दोनों के द्रव्यमान को देखना है केवल हमें। G कौन है, तो G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान सर्वत्र समान होता है और इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नियम केपलर के ग्रहों के संबंधी नियम। केपलर के ग्रह संबंधी नियम कौन कौन से हैं? तो ग्रहों की गति को लेकर के केपलर ने भी 3 नियम दिए थे। हम उन तीनों नियमों को देख लेते हैं। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा, मैं बोल भी दूंगा आपको, और जो समझाने वाली चीज होगी मैं समझा दूंगा। तो केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम हम लोगों को दिए थे। सबसे पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। सिंपल सा नियम था कि प्रत्येक ग्रह, आपको पता है बुध शुक्र पृथ्वी है ना, तो ये सब क्या है ग्रह हैं। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य विद्यमान होता है। ठीक है, मैं एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य विद्यमान होता है। ये पहला नियम है, सिंपल। दूसरा नियम क्या कहता है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, अगर मान लो ये सूर्य है, ठीक है, और ये कोई ग्रह है, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ये ग्रह मान लो इसके चक्कर लगा रहा है, ग्रह को, और थोड़ी देर बाद मान लो ग्रह यहां आ जाता है, मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल बनेगा वो समान रहेगा। जैसे थोड़ी देर बाद वो यहां से मान लो यहां आता है, तो ये जो क्षेत्रफल होता है, ये सारे क्षेत्रफल आपस में क्या रहते हैं, ये वाला और ये वाला आपस में समान रहता है। ठीक, तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये सेकंड नियम है। सूर्य और ग्रह को मिलाने रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसे क्षेत्रफल का नियम भी हम कहते हैं। तीसरा नियम कहता है कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी का स्क्वायर, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के, दीर्घवृत्ताकार कक्षा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा, इसकी 2 अक्ष होती है, ये दीर्घ अक्ष है और ये वाली जो है ये लघु अक्ष है, छोटी दिख रही है और बड़ी दिख रही है। तो किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है दीर्घवृत्तीय कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष का आधा यानी यहां से लेके यहां तक, ये अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अगर इसको मैं a मान लेता हूं इतने हिस्से को, तो a क्यूब के समानुपाती होता है। ये 3 नियम है केपलर के, सिंपल है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, नोट डाउन कर लेना कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है, पहला नियम। दूसरा, सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा कि परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वो दीर्घ अक्ष के जो अर्ध हिस्सा है, आधा हिस्सा है, उसके क्यूब के समानुपाती होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ओम का नियम। नेक्स्ट नियम आता है ओम का नियम। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे नियम कवर करने हैं। ओम का नियम, ये ओम का नियम क्या कहता है? ये बहुत सिंपल है, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। ठीक है, अब ये क्या कहता है? ये कोई चालक मान लेते हैं अपन, कोई तार मान लेते हैं, और इस तार पे हमने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की। ठीक है, ठीक, और इस बैटरी को लगाने से इसमें I करंट फ्लो हो गया। मान लो यहाँ पे मैंने एक स्विच भी लगा दिया, कुंजी के की। ठीक है, ये करंट फ्लो हो गया इसमें। ठीक है, तो ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में परिवर्तन ना हो, किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ताप में बदलाव आ जाएगा तो सब कुछ चेंज हो जाता है, इसलिए ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन डाल दी ओम ने कि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः यदि ताप में परिवर्तन नहीं होता है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देन जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है इसके सिरों पर, यानी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, मैं एक बार और पहले बोल देता हूं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप यदि ना बदले तो उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा विभवांतर आप लगाओगे उतनी ज्यादा धारा बहेगी। मैं अगर 5 वोल्ट की बैटरी लगाता हूं तो कम करंट आएगा बजाय 10 वोल्ट की बैटरी के। सिंपल है, जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लूंगा उतना ज्यादा करंट मुझे मिलेगा।
V बराबर आर आई, समानुपात का चिन्ह हटाया, एक नियतांक लगा दिया R। ये R कौन है भाई? ये R होता है चालक का प्रतिरोध। R कौन है? प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध होता क्या है? धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट। धारा के मार्ग में चालक के द्वारा जो रुकावट उत्पन्न की जाती है उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। इसकी इकाई होती है ओम। क्या इकाई होती है इसकी? ओम। तो हमसे पूछ ले कोई कि चालक के प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो हमें बोलना है कि चालक के प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। V बराबर आर आई किसका नियम है? हम बोलेंगे ओम का नियम है। ओम का नियम कब लागू नहीं होगा? तो भैया जब ताप में परिवर्तन होता रहेगा तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। ओम का नियम लागू होने के लिए जरूरी शर्त क्या है? कि ताप नहीं बदलना चाहिए। यह है ओम के नियम की शर्त। नेक्स्ट चलते हैं, हुक का नियम क्या कहता है? हुक का नियम, ठीक है, हुक का नियम। नेक्स्ट, हुक का नियम। हुक का नियम, ये तुम अलग हुक मत समझ जाना है ना, ये हुक है, वैज्ञानिक का नाम है। हुक का नियम क्या कहता है? तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा। देखो, प्रत्यास्थता का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाएं और बल को हटा दें तो वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाना चाहिए। जैसे मान लो रबर है, रबर के ऊपर बल लगाएंगे तो खींचा जाएगा, यानी उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, और जैसे हम बल छोड़ दें तो रबर वापस अपनी पूर्व स्थिति में चला जाता है। इसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता का गुण, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी। तो प्रत्यास्थता की सीमा में जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल इकाई क्षेत्रफल लगने वाला, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, इसको हम कहते हैं प्रतिबल, विकृति के समानुपाती होता है। विकृति यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी जैसे आपने भी रबर पे बल लगाया, वो खींचा गया, लंबाई में वृद्धि हो गई, ठीक है ना। तो जितनी लंबाई में वृद्धि हुई वो, और प्रारंभ में कितनी लंबाई थी वो, दोनों का जो रेशो होता है उसे हम विकृति कहते हैं, स्ट्रेन, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जो प्रतिबल लगाया जाता है वो विकृति के समानुपाती होता है, और प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है, प्रतिबल बटे विकृति, ये जो रेशो होता है इसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक हम कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट बात है हुक के नियम की। ज्यादा हमारे डिटेल है नहीं, हमें तो सिर्फ नियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहां आपको याद रख लेना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात, ठीक है। एक बार सुन लो, हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब प्रतिबल की जो इकाई होती है, मैंने बोला कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। अब बल है क्षेत्रफल पे लगने वाला, यानी बल बटा क्षेत्रफल, बल की इकाई होती है न्यूटन, क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर। विकृति की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए प्रत्यास्थता गुणांक की कभी इकाई पूछ ली जाए तो हमें बोलना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होती है वो प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई होती है। क्लियर है। नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं, पास्कल का नियम। जो अगला नियम है हमारा वो है पास्कल का नियम। ये क्या कहता है? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम यह क्या कहता है? पास्कल का नियम कहता है कि संतुलनावस्था में, यानी कि यदि कोई द्रव संतुलन की स्थिति में बह नहीं रहा है ना, उसमें कोई लहरें नहीं उठ रही हो, तब तो संतुलनावस्था में द्रव के प्रत्येक भाग में दाब समान होता है। यानी कोई अगर द्रव संतुलन की स्थिति में हो और यदि उसकी सतह पे कोई दाब लगाया जाए तो वो दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है, फैल जाता है। यही है पास्कल का नियम। सिंपल है, फिर से दोहरा रहा हूं, नोट कर लेना कि संतुलनावस्था में द्रव के प्रत्येक भाग में दाब समान होता है। पहली चीज, या मैं इसको बोल सकता हूं कि जब कोई द्रव संतुलन की स्थिति में होता है तो उस पर लगाया गया दाब जो होता है वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। यह है पास्कल का नियम, ठीक है। यानी कि
अगर मान लो मैंने P दाब लगाया था अलग अलग दिशाओं में, एक में P1 गया एक में P2 गया, तो ये P1 और P2 सब आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी यही पास्कल का नियम है। सिंपल है। इसके जो अनुप्रयोग है वो क्या है, द्रव चालित लिफ्ट में इसका उपयोग होता है, द्रव चालित लिफ्ट में, द्रव चालित ब्रेक में, द्रव चालित ब्रेक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और द्रव चालित जो है प्रेस, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है पास्कल के नियम का। तो कभी हमसे पूछ ले द्रव चालित लिफ्ट में कौन से नियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो पास्कल का नियम, द्रव चालित ब्रेक में पास्कल का नियम, द्रव चालित प्रेस में पास्कल का नियम। सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये क्या कहता है, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, यह तैरने का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। ये क्या कहता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी द्रव या तरल में डूबे हुए ठोस पर लगाया गया ऊपरी बल या उत्प्लावन बल ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। बात को ध्यान से सुनना। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी द्रव या तरल में डूबे हुए किसी ठोस, किसी द्रव या तरल में डूबे हुए किसी ठोस पर लगाया गया उत्प्लावन बल, जैसे हम पानी में हम तैरते तो हम पानी में डूबे हैं, ठीक है, हम ठोस हैं, गिरे पानी में, तो हमारे ऊपर जो उत्प्लावन बल लगेगा, हमारे ऊपर जो उत्प्लावन बल लगेगा वो हमारे द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु उसके भार के बराबर अगर द्रव हटा देगी तो वो तैरेगी, और यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर द्रव नहीं हटा पाई तो डूब जाएगी। सिंपल, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मेरा भार है 20 किलो, अगर मैं 20 किलो के बराबर द्रव हटा देता हूं तब तो मैं तैरूंगा, और अगर मान लो मैंने 15 किलो ही हटाया, 10 किलो हटाया तब तो डूबना तय है मेरा, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु कब तक पानी के ऊपर तैरती है, जब तक वो अपने भार के बराबर द्रव को हटा देती है, तब तो तैरेगी, और नहीं हटाएगी तो डूब जाएगी, ठीक है। अगर बराबर अपने भार के बराबर द्रव हटा दिया तब तो सतह पे तैरेगी, ठीक है, और उससे थोड़ा सा कम हटाया तो थोड़ा सा अंदर रहेगी वस्तु, और बहुत कम हटाया तब तो डूब जाएगी, ठीक है ना। यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसे हम तैरने का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या क्या है, उपयोग देख लो। आर्द्रता से द्रवों का घनत्व ज्ञात करने में, पहला है आर्द्रता से द्रवों का घनत्व ज्ञात करने में, यह पहला इस्तेमाल है इसका। दूसरा है दुग्ध मापी से दूध की शुद्धता मापने में, जो लेक्टोमीटर होता है जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दुग्ध मापी से दूध की शुद्धता मापने में। और जलयान और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में, जलयान है या पनडुब्बी है उनके जो डिजाइन बनाए जाते हैं वहां पर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके अनुप्रयोग आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आता है आपके न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, ठीक है। तो न्यूटन के 3 हो जाएंगे, न्यूटन की गति के 3 नियम पढ़ लिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पढ़ लिया, और तीसरा है न्यूटन का शीतलन नियम। ये क्या कहता है, न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु के औसत तापमान और आसपास के वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर θ1 - θ2/T उस वस्तु के औसत तापमान θ1 + θ2/2 और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। ये कहता है, वापस से ध्यान देना, समान अवस्था रहने पर, यानी तापमान में एकदम परिवर्तन नहीं हो, एक जैसा तापमान होना चाहिए, तब समान अवस्था रहने पर किसी भी वस्तु के विकिरण द्वारा ठंडे होने की दर, यानी स्वतः ठंडी होना चाहिए वस्तु, ठीक है। जैसे आपने गरम गरम चाय रखी, वो स्वतः ठंडी हो जाती है, उसको फूंक मार मार के ठंडा नहीं करना, पंखा नहीं चलाना, ये नहीं करना है ना, स्वतः ठंडे होने की दर, विकिरण द्वारा स्वतः ठंडे होने की दर। तो किसी भी वस्तु के विकिरण द्वारा ठंडे होने की जो दर है, यानी कि θ1 मान लो उसका प्रारंभिक तापमान था, T समय बाद उसका तापमान हो गया θ2, थोड़े समय बाद तापमान घटेगा, θ2 हो जाएगा, तो ठंडे होने की दर उस वस्तु के औसत तापमान, औसत यानी प्रारंभिक प्लस अंतिम/2, θ1 + θ2/2 औसत तापमान, और बाहरी वातावरण यानी जो आसपास का जो वातावरण है उसका तापमान मैंने मान लिया θ है, के अंतर माइनस के समानुपाती होती है, ठीक है ना। तो सिंपल सा है कि समान अवस्था रहने पर किसी भी वस्तु के विकिरण द्वारा स्वतः ठंडे होने की दर उसके औसत तापमान
और आसपास के वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। ये सिंपल सा न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? किसी द्रव की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने में। तो कभी हमसे कोई पूछ लेता है कि न्यूटन के शीतलन नियम का अनुप्रयोग क्या है, तो हम कहेंगे द्रव की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं हम अंतिम नियम की ओर। आज का हमारा लास्ट जो नियम रहेगा वो है डॉपलर का प्रभाव। ठीक है, ये थे हमारे भौतिकी के सिद्धांत। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव हम और देख लेते हैं। डॉपलर प्रभाव ये क्या कहता है? ठीक है, देखो ये कहता है कि जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है, ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है। जैसे मान लो कि हम रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं और ट्रेन आ रही है सीटी बजाते हुए, तो ध्वनि स्रोत हो गया, वो हमारी ओर गति कर रही है, तो सापेक्षिक गति हो गई। या मान लेते हैं कि ट्रेन खड़ी है, वो सीटी बजा रही है और हम उसकी ओर गति कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, यानी हो सकता है स्रोत गति करे और श्रोता खड़ा रहे, या हो सकता है स्रोत स्थिर रहे और श्रोता गति करे। ठीक है, तो जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है तो ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति श्रोता को परिवर्तित होते हुए प्रतीत होती है। जैसे मान लो कि अगर ट्रेन सीटी बजा रही है, मैं काफ़ी दूर हूँ तो मुझे उसकी आवाज़ कम आएगी, मगर जैसे जैसे मैं ट्रेन की ओर चलूंगा मुझे उसकी आवाज़ में तीव्रता महसूस होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम लोग नल चालू कर देते हैं बाल्टी में और बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, हमें पता लग जाता है कि बाल्टी पानी की भर गई है। ऐसा होता है ना, नहाते समय हम करते हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये डॉपलर ने बताया कि ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच जब सापेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की जो तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता है, उसमें परिवर्तन प्रतीत होता है। ये था डॉपलर का प्रभाव। अब डॉपलर का जो प्रभाव है ये कब लागू होता है और कब लागू नहीं होता है, तो इसके लिए सबसे पहली जो महत्वपूर्ण शर्त है वो क्या है? डॉपलर का प्रभाव उस स्थिति में लागू नहीं होता है जब ध्वनि स्रोत का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से ज्यादा हो जाए। अब ध्वनि स्रोत का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से भी ज्यादा हो गया है, तब तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि ध्वनि स्रोत का जो वेग है ध्वनि के वेग से ज़्यादा अगर हो गया है तो डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होगा। यह प्रभाव केवल तभी लागू हो सकता है जब स्रोत अथवा श्रोता का जो वेग है वो ध्वनि के वेग से कम हो या बराबर हो। यानी स्रोत या फिर श्रोता जो है वो ध्वनि के वेग से कम चलना चाहिए या ध्वनि के वेग के बराबर चलेगा तब भी लागू हो जाएगा, मगर ऐसा ना हो कि ध्वनि के वेग से तेज चल रहे हैं अपन, तो फिर ये डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता है। सिंपल। तो ये थे हमारे डॉपलर प्रभाव की सीमा या कंडीशन। और इसका अब अंतिम उपयोग क्या है डॉपलर प्रभाव का, सुन लो। तारों तथा गैलेक्सियों की गति का अनुमान करने में, जो तारे हैं उनकी गति का जो अनुमान लगाना है, हमें प्रिडिक्शन लगाना है कि किस गति से तारे गति कर रहे हैं, तो वो पता करने में भी हम डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य की घूर्णन गति की चाल ज्ञात करने में, सूर्य की जो घूर्णन गति है उसकी चाल ज्ञात करने में भी डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। और अंतिम है विमान और पनडुब्बी की चाल का अनुमान लगाने में, जो विमान उड़ते हैं या पनडुब्बी चलती पानी के अंदर उसकी चाल का अनुमान लगाने में भी डॉपलर के प्रभाव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत यूनिट नंबर 7 के। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।